बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पर्वत प्रदेश में पावस कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस दूसरे भाग में देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, खड़का अपार पारद के पर। अब देखिए, इस दूसरे अनुच्छेद में कवि कह रहे हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ झरझर का तात्पर्य है झरने की, झरझर की आवाज। गौरव गाकर मतलब, गौरव गाकर का अर्थ होता है यशोगान करके, यश की गाथा गा करके। गिरी माने पहाड़, मद में नस नस उत्तेजित कर अर्थात उत्साह में नस नस अर्थात रोम रोम उत्तेजित करके, मोती की लड़ियों से सुंदर, झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ निर्झर का अर्थ है झरना। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि निर्झर अर्थात झरना, यहां से हम अर्थ लेंगे निर्झर से। निर्झर अर्थात झरना मानो गिरी का गौरव गाकर झरझर। निर्झर झरना मानो झरझर की आवाज में गिरी का गौरव गाकर, गिरी का पहाड़ का गौरव गान गा रहा हो। बड़ा ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया है कवि ने। झरना का यहाँ मानवीकरण करते हुए कहा है कि झरना मानो मनुष्य के समान अपने झरझर की आवाज में पहाड़ का गुणगान कर रहा हो, मद में नस नस उत्तेजित कर। और पहाड़ मानो उस गाना को सुन करके रोम रोम पहाड़ का उत्तेजित हो रहा हो। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरना मोती की लड़ियों से अर्थात मोती की धागे में जो मोती पिरोए रहता है, तो मोती की लड़ियों से अर्थात मोती के माला के लड़ियों के समान झरना झरझर की आवाज में झाग भरे हुए बढ़ रहे हैं। झाग, झाग का मतलब होता है फैन। जैसे साबुन वगैरह को जब धोते हैं या सर्फ को जब पानी में धोते हैं तो इससे झाग निकलता है। तो झरना जो पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो उसके पानी जो झाग के रूप में नीचे आ रहे हैं, तो नीचे पूरा तालाब में या जहां भी पानी जमा हो रहा है वहां पर झाग के समान जमा हो रहा है। अब आगे का भाग देखते हैं। गिरी के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी के उड़ से उठकर, अब यहाँ गिरी के मतलब पहाड़ के, उड़ मतलब होता है हृदय। मानो पहाड़ के हृदय से उठ उठ करके उच्चाकांक्षाओं से, उच्चाकांक्षाओं से, उच्च जो आकांक्षा, उच्चाकांक्षा, उच्च माने होता है ऊंचा, आकांक्षा मतलब है अभिलाषा। तो उच्चाकांक्षा का इस प्रकार अर्थ हुआ ऊंची आकांक्षा या ऊंची अभिलाषा। तो गिरी के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। पेड़ मानो पहाड़ के हृदय पर खड़े होकर के मन में ऊंची आकांक्षा लिए हुए, हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव मतलब होता है शांत और नभ मतलब होता है आकाश। तो शांत आकाश में झांक रहे, झांकना का मतलब होता है देख रहे हैं। पहाड़ के हृदय पर मानो पेड़ जो है वो खड़े हो। पेड़ मानो तरुवर, तरुवर पहाड़ के उड़ से अर्थात पहाड़ के हृदय पर उठ करके मन में ऊंची आकांक्षा लिए हुए नीरव नभ पर शांत आकाश में झांक रहे हैं अर्थात देख रहे हैं। कैसे? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष माने होता है बिना पलक गिराए। अटल, अटल माने होता है स्थिर, एकदम एक जगह खड़ा हुआ। तो अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल स्थिर होकर के कुछ चिंता पर, कुछ चिंता पर का तात्पर्य कुछ सोचते हुए। अर्थात यहाँ पेड़ों का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि तरुवर अर्थात पेड़ पहाड़ के हृदय पर खड़े होकर के मन में ऊंची आकांक्षा लिए हुए शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। और झांक ऐसे
कि बादल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। एक अचानक ऐसा मालूम पड़ा, पेड़ जो है सीधे आकाश में देख रहे हैं, पहाड़ के हृदय पर खड़े होकर के अचानक दृश्य में परिवर्तन हो जाता है। पहले पैराग्राफ में जैसा हम पढ़े कि प्रकृति पल पल अपना वेश बदल रही थी, तो पहाड़ पर जो पेड़ है वो खड़े होकर के चिंतामग्न आकाश की ओर देख रहा है कि अचानक एकाएक बादल पहाड़ को ढक लेता है। तो ऐसा लगा अचानक एकाएक लो भूधर अर्थात पहाड़ उड़ गया हो, अर्थात बादल इतना पहाड़ को ढक लिया कि पहाड़ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, चारों तरफ केवल धुआं धुआं बादल जैसा ही दिखाई पड़ रहा था। फरका अपार पारद के पर अर्थात बादल मानो अपने पंख फड़फड़ाते हुए पहाड़ को ढक लिया हो, जिसके कारण पहाड़ बिल्कुल विलीन हो गया है। तो इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि झरना मानो पहाड़ के गौरवगान अपने झरझर की आवाज में कर रहे हैं, जिससे मदमय नस उत्तेजित कर, जिससे पहाड़ का रोम रोम रोमांचित हो रहा है। और मोती की लड़ियों के समान अर्थात मोती की माला के लड़ियों के समान पहाड़ झाग के रूप में अपने पानी लिए हुए नीचे गिर रहे हैं। पेड़ मानो पहाड़ के हृदय पर खड़े होकर के मन में ऊंची आकांक्षा लिए हुए शांत आकाश में बिना पलक झपकाए स्थिर खड़ा होकर के मन में कुछ सोचते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार अचानक प्रकृति में परिवर्तन आता है और लगता है कि पहाड़ जो है वो उड़ गया हो। क्यों? क्योंकि अचानक बादल अपना पंख फड़फड़ाते हुए आए और पूरे पहाड़ को ढक लिए। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा मालूम कर रहा था कि बादलों की सेना ने आक्रमण किया पहाड़ के ऊपर और पहाड़ गायब हो गया हो, अर्थात पहाड़ डर के कारण गायब हो गया। इस प्रकार कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। अब आगे इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ झरझर शब्द है, तो झरझर में यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है, पहले बता चुका हूँ। पुनरुक्ति अलंकार के बारे में जहाँ एक ही शब्द का दो बार आवृत्ति हो तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। साथ ही साथ आप आगे देखिए कि उच्चाकांक्षाओं से ये जो शब्द है उच्चाकांक्षाओं से, यहाँ स्थूल तरुण की उपमा सूक्ष्म आकांक्षा से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उच्चाकांक्षाओं से में उपमा अलंकार है। साथ ही साथ वर्षा के मौसम में पर्वत पर झरते हुए झरनों एवं ऊंचे पेड़ों का कवि ने चित्रण किया है। और यहाँ पर कवि अनिमेष अटल, यहाँ देखिए है सब, अनिमेष में अ है, अटल में अ है, तो यहाँ पर अनिमेष अटल में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार कवि ने कई उठ में भी देख रहे हैं, उठ में भी यहाँ भी पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति, उठ में भी पुनरुक्ति अलंकार है। इस प्रकार कई अलंकारों से कवि ने इस पैराग्राफ को सजाया है। और यहाँ पर निर्झर अर्थात झरना को मनुष्य जैसा गाते हुए बताया गया है, झरना का मानवीकरण है। तरुवर पेड़ को पहाड़ के ऊपर खड़ा होते चिंता करते हुए शांत आकाश में देखते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हुआ है। तो कवि ने पूरे पैराग्राफ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। साथी, गौरव, निर्झर, उच्चाकांक्षा, नीरव, नभ, अनिमेष, अटल इत्यादि, पारक इत्यादि, ये सब संस्कृत निष्ठ अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने बखूबी किया है और भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इसी के साथ ये दूसरा पैराग्राफ समाप्त होता है। अब तीसरे पैराग्राफ हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।